हेलो एवरीवन, दिस इज वंदना एंड वेलकम टू सीटेट अड्डा। स्टार्ट करेंगे। हमने टारगेट किया है 2011 से 2024 के बीच के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे हम कवर करेंगे, जिसमें कि टॉपिक्स हैं सेल, ग्लैंड्स और रिप्रोडक्शन। मेजर ये टॉपिक्स से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और किस तरीके के क्वेश्चन आपको सीटेट पेपर 2 के बनते हैं 6 to 8 की एनसीईआरटी पर बेस्ड, वो क्वेश्चन का एनालिसिस करने का पर्पस है और वही चीज आपको प्रोवाइड किया जाएगा जो कि आपके एग्जाम में आता है या एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और आप सभी को पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो ये क्लास 6 to 8 की एनसीईआरटी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्रोवाइड कर रही है। और आज का सेशन जो है बायोलॉजी का है, जिसमें हम 3 टॉपिक मेजरली जिससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सेल और ग्लैंड्स और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो प्लांट और ह्यूमन दोनों का है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और हमने जो टारगेट किया है ये पार्ट 3 है और पार्ट 3 में लगभग हम सभी पार्ट में 12 क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं और आज के सेशन में भी 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये पहला क्वेश्चन है जो कि आपको देखने को मिल रहा है सेल टॉपिक से। तो स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगकों में स्वयं का डीएनए अंतर्विष्ट है। तो हमने ये थ्योरी में करी हुई है कि लवक में उनका खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। सूत्रकणिका जहाँ पे भी एनर्जी रिलीज होती है वो अपना खुद का प्रोटीन बनाते हैं और जहाँ पे ये प्रोटीन बनाते हैं वहाँ पे इनका खुद का डीएनए अंतर्विष्ट होता है। और नाभिक में डीएनए होता है, ये हमने बकायदा पढ़ा हुआ है कि जब सेल पार्ट में डिवाइड होता है तो डीएनए जो होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है और डीएनए के एक छोटे से पार्ट को उसको जीन बोलते हैं, ठीक। और इस जब डीएनए की संरचना और उलझ जाती है तो उसे क्रोमोसोम बोलते हैं। तो ये सारी चीजें हमने करी हुई है। आप सेल टॉपिक में थ्योरी में जाकर के सारा कुछ पढ़िए, आपको सेल से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। और रही बात रिक्तिका की, न्यूक्लियस में हमने पढ़ा है कि न्यूक्लियस में वाटर और मिनरल भरे होते हैं, ठीक। वाटर प्लस मिनरल भरे होते हैं। तो डी आपका अलग हो जाएगा। बाकी ए बी सी में डीएनए अंतर्विष्ट होता है, तो 3 आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है रिप्रोडक्शन से दिया है, जो प्लांट में रिप्रोडक्शन होता है। इसमें पूछा है कि उस समुच्चय की पहचान कीजिए जो द्विलिंगी पुष्पों यानी कि फूलों को उत्पन्न करने वाले पादपों से बना है। तो यहाँ पे वो प्लांट बताने हैं जिसमें कौन से द्विलिंगी पुष्प होते हैं। तो द्विलिंगी और एक लिंगी पुष्प के एग्जाम्पल, जैसे एक लिंगी पुष्प के एग्जाम्पल अगर पूछेगा एक लिंगी, तो उसमें पपाया आ जाएगा यानी कि पपीता, और तरबूज आ जाएगा। तीसरा आ जाएगा ककड़ी, ठीक, खीरा, नारियल, ठीक। ये सारे एक लिंगी के एग्जाम्पल हो जाएंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ऐसे डायरेक्टली भी पूछ देगा एक लिंगी कौन कौन से हैं और द्विलिंगी कौन कौन से हैं। जैसे इसमें पूछा है द्विलिंगी पूछेगा तो सरसों का फूल, गुलाब का फूल, पिटूनिया और आपका गुड़हल, जिसे चाइना रोज बोलते हैं, चाइना फ्लावर बोलते हैं, लिली का फूल हो गया, टमाटर हो गया, ये सब द्विलिंगी में आ जाएंगे, ठीक। तो इसको एग्जाम्पल में करके पॉइंट करके लिख लेंगे। रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा भी है टाइप ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ लिंग, ठीक। तो उसमें आप जाकर के हमने 2-4 एग्जाम्पल करे भी हैं, लेकिन पूरे लिख लेंगे तो हमें याद हो जाएगी चीजें, ठीक। तो पहला आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी अपने हार्मोन तब स्रावित करते हैं जब उन्हें ग्रंथि सी से आदेश प्राप्त होता है। इसमें क्या करना है हमें कि हम ऑप्शन स्किप भी करके राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं। वो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे दिया है कि ए और बी अपने हार्मोन तब स्रावित करते हैं जब उन्हें ग्रंथि सी से आदेश प्राप्त होता है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखेंगे, हाइपोथैलेमस को छोड़ करके बाकी जितनी भी ग्रंथियां हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड का आदेश मानती हैं, यानी कि पिट्यूटरी उनको आदेश देगा तभी वो अपना हार्मोन स्रावित करती हैं। तो यहाँ पे
सिर्फ सिंगल की बात हो रही है, यहाँ पे ए और बी अपने हार्मोन तब स्रावित करते हैं, यानी कि 2 लोग किसी एक की बात मान रहे हैं और सिर्फ पिट्यूटरी यानी पीयूष ग्रंथि ही है जो बाकी सारे ग्लैंड को आदेश देती है, तभी वो अपना हार्मोन रिलीज करते हैं। तो पहली बात तो ये हो गया कि ग्रंथि जो सी है वो कौन सी हो गई, पीयूष ग्रंथि हो गई। तो यहाँ पे पहला जो है सॉरी सी वाला जो है यानी कि लास्ट वाला जो है, यहाँ पे कहीं भी लास्ट में थायराइड, यहाँ पे लास्ट में थायराइड, लेकिन लास्ट में यहाँ पे पीयूष दिया है, यानी कि यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी रॉन्ग हो जाएंगे। लेकिन राइट करने के लिए यहाँ पे थायराइड यानी कि एड्रिनल ग्रंथियां जो क्या होती हैं, पीयूष ग्रंथि का से आदेश प्राप्त करती हैं। तो सीधी सी बात है कि पीयूष ग्रंथि ही हाइपोथैलेमस को छोड़ करके बाकी सभी को आदेश देता है, चाहे वो कोई भी ग्लैंड्स आ जाए, वो किसको किसके आधार पे काम करती हैं, पीयूष ग्रंथि के आधार पे काम करती हैं। ठीक, तो पहला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्टली पूछ दिया है कि एक लिंगी पुष्प का पौधा पहचानिए। तो एक लिंगी, अभी हमने देखा गुलाब जो होता है द्विलिंगी होता है, सरसों का फूल द्विलिंगी होता है, पिटूनिया द्विलिंगी होता है, पपीता जो होता है एक लिंगी होता है। एक लिंगी में पपीता आ गया, तरबूज आ गया, ककड़ी आ गया, खीरा आ गया। ठीक, ये सारे किस में आ जाएंगे, एक लिंगी में आ जाएंगे। नारियल, मक्का, ये सब एक लिंगी में आ जाएंगे। इसको एग्जाम्पल के तौर पे एक जगह लिख देंगे, क्योंकि हमारा एक क्वेश्चन सिर्फ एग्जाम्पल के थ्रू बन जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है सही विकल्प चुनिए। अभिकथन और कारण। पेशी कोशिकाएं आकार में लंबी एवं पतली होती हैं। ठीक, तो जो पेशियां होती हैं वो आकार में लंबी होती हैं और पतली होती हैं, ये बात सही है। और कारण इसका दिया है, इससे विस्तारण एवं संकुचन में सहायता होती है। सही बात है कि विस्तारित होती हैं, जैसे आप मुट्ठी बांधते हैं तो सारी मसल्स जो होती हैं वो विस्तारित हो जाती हैं, फैल जाती हैं। ठीक, और जब हाथ को नॉर्मल करते हैं तो वो संकुचित हो जाती है। ठीक है, नॉर्मल अपनी अवस्था में आ जाती हैं। ठीक, तो ये क्या कर रही हैं, हड्डियां तो नहीं फैलती है ना, जो मसल्स होती हैं वही फैलती हैं, हड्डियां तो ज्यों की हैं त्यों ही रहेंगी। ठीक है, मुड़ सकती हैं जहाँ पे जॉइंट है, लेकिन उनका विस्तारण नहीं हो सकता, उनका संकुचन नहीं हो सकता। किसका होता है, पेशियों का होता है। तो ए भी सही है और आर भी सही है, और इसको क्या कर रहा है, इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। इसको देखने का सही तरीका क्या है, अभिकथन देखेंगे कि ए सही है, उसके बाद अगर आर भी सही है और इससे रिलेटेड है, ए से रिलेटेड अगर बात की जा रही है तो ये इसकी व्याख्या करेगा। अगर इससे ये सही तो है लेकिन इससे रिलेटेड बात नहीं हो रही है, तो ये सही तो रहेगा लेकिन इसकी व्याख्या नहीं करेगा। ठीक, तो इसको देखने का यही तरीका है, पहला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए और दिए गए क्रम में रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु शब्दों के सही समुच्चय को पहचानिए। नर युग्मक, तो पहला नर युग्मक क्या होता है, स्पर्म होता है जिसे शुक्राणु बोलते हैं। ठीक, मादा युग्मक जिसे बोलते हैं, मादा युग्मक को बोलते हैं ओवम। ठीक है, ओवम बोलते हैं, अंडाणु बोलते हैं। ठीक, का संलयन तीसरा बनाता है, जैसे कि संलयन होने के बाद क्या बनाता है, युग्मनज बनता है, यानी कि जाइगोट बनता है। ठीक, यानी कि जो पुनरावृत्त विभाजित होकर कोशिकाओं की एक एक गुच्छा उत्पन्न करता है। कोशिकाएं शरीर के ऊतकों एवं अंगों में विकसित होना प्रारंभ करती हैं। यह विकसित होती संरचना डैश कहलाती है। तो इस संरचना को क्या बोलते हैं, भ्रूण बोलते हैं। ठीक, तो शुक्राणु अंडाणु बन जाता है, और शुक्राणु और अंडाणु जब निषेचित होते हैं तो युग्मनज बनाते हैं, और इस विकसित संरचना को क्या बोलते हैं, भ्रूण बोलते हैं। तो फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए और दिए गए क्रम में रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु सही विकल्प चुनिए। हमारे शरीर में सशक्त अस्थियों और दांतों के निर्माण के लिए, तो आपको पता होगा कि हड्डियों और दांत के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। ठीक,
तो यहाँ पे कैल्शियम हो जाएगा, एक अत्यावश्यक खनिज है, हम एक बढ़ते हुए जोखिम डैश की ओर हैं। यदि हमें यह पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं हुआ, तो इस खनिज का एक समृद्ध स्रोत डैश है, ठीक? तो हम क्या कर रहे हैं, हम जोखिम मतलब जो जोखिम बढ़ते हुए जोखिम की ओर हैं, हमें यह पर्याप्त मात्रा में नहीं हुआ तो। तो यदि कैल्शियम आपको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगा, तो आपको क्या हो जाएगा, रिकेट्स रोग हो जाएगा, ठीक है? जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, अस्थि सुषिरता, ठीक? तो ये रोग हो जाएगा यदि हमें यह पर्याप्त मात्रा में नहीं हुआ। इस खनिज की एक समृद्ध स्रोत है। कैल्शियम किसमें ज़्यादा मिलता है? तो वो मिलता है मिल्क में, ठीक? दूध में मिलता है और एक समृद्ध सोर्स इसका क्या है? डेयरी उत्पाद, जहाँ जो डेयरी उत्पाद हैं, वही के क्या हैं? इसके सोर्स हैं। तो आपका 3 करेक्ट आंसर बन जाएगा, बाकी रॉन्ग, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मुख्य ग्रंथि कहलाता है क्योंकि वह बीसी थायराइड और अधिवृक्क ग्रंथियों से हार्मोन के स्राव को नियंत्रित करता है। अभी हमने बताया कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, वही बाकी हमारी बॉडी की ग्लैंड को कंट्रोल करता है और उनको नियंत्रित करता है, ठीक? तो ए क्या हो जाएगा? पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। बी सी थायराइड और अधिवृक्क ग्रंथियों से हार्मोन के स्राव को नियंत्रित करता है। ए डी हार्मोन को भी स्रावित करता है। तो ए क्या करता है? ऑक्सीटोसिन जो ग्रोथ हार्मोन होता है उसको स्रावित करता है। तो डी को स्रावित करता है, जिसका उत्पादन किशोरावस्था में ई हो जाता है। तो किशोरावस्था में जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो बढ़ जाता है, ठीक? तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन क्या-क्या दिया है? हाँ, पीयूष ग्रंथि है, लास्ट में ई क्या हो जाता है? किशोरावस्था में बढ़ जाता है, तो लास्ट में बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन जो डी होता है, ए होता है, डी को स्रावित करता है, यानी कि वृद्धि हार्मोन को स्रावित करता है। तो यहाँ पे थायरॉक्सिन दिया है, जबकि यहाँ पे वृद्धि हार्मोन देना चाहिए। बी, सी में अगर थोड़ा-सा भी दिक्कत हो, तो बाकी चीज़ों को भी हम देख कर के ऑप्शन तक पहुँच सकते हैं। पीयूष ग्रंथि तक ठीक है, ई यानी किशोरावस्था में बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन जो क्या होता है, ए जो होता है वृद्धि हार्मोन उत्पन्न करता है, थायरॉक्सिन नहीं उत्पन्न करता। उसी तरीके से यहाँ पे तो दूसरा दिया है, यहाँ पे भी दूसरा दिया है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? लास्ट वाला, हाँ, पीयूष ग्रंथि फिर ठीक है, लास्ट में यानी किशोरावस्था में बढ़ जाता है और जो पीयूष ग्रंथि होता है वो वृद्धि हार्मोन रिलीज़ करता है। और यहाँ पे ये दोनों क्या होंगे, हार्मोन रिलीज़ करते हैं। तो यहाँ पे 4th आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। इस तरीके से हम करेक्ट आंसर तक पहुँच सकते हैं, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तंभ ए के पौधों का स्तंभ बी में दी गई उनकी प्रजनन की विधि से मिलान करिए। ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछ सकता है और पिछले वाले सेशन में भी हमने इस तरीके के क्वेश्चन करे हैं, फिर भी कन्फ्यूजन बन सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी दे सकता है जो कि आपको कन्फ्यूजन बना सकता है, ठीक? तो इसमें हमें सिर्फ 2-3 चीज़ों का ज़्यादा ध्यान देना है। 2-3 एग्ज़ाम्पल अगर अच्छे से याद रख लेंगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। कैक्टस हो गया, हाइड्रा हो गया, ईस्ट हो गया, ये क्या करते हैं, ये शरीर के भाग को अलग कर लेते हैं, ठीक? ये अपने शरीर के भाग को अलग कर लेते हैं, ये पे 3 यहाँ पे एग्ज़ाम्पल याद करने होंगे। शैवाल जो होते हैं, शैवाल जिसे साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, ये शैवाल जो होते हैं ये विखंडन और खंडन के थ्रू इनका प्रजनन होता है, ठीक? फफूंद यानी कि फफूंद जो होते हैं जैसे कि अ, फंगस हो गया, फंगस क्या करते हैं, उनका बीजाणु जनन होता है, यानी कि बीजाणु बनाते हैं, उसके थ्रू उनका प्रजनन होता है। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा डहलिया जो होता है जैसे, और स्वीट पोटैटो हम खाते हैं, ठीक? जो मीठा आलू होता है, वो जड़ों द्वारा उनका जनन होता है, ठीक है? जड़ें जो होती हैं, उनके द्वारा उनका जनन होता है। तो ये यहाँ पे हमारा करेक्ट मिलान हो गया है। पहला का कौन-सा है? पहला का सेकंड, दूसरा का फर्स्ट। ए का सेकंड और बी का फर्स्ट।
तो फोर्थ में आपको देखने को मिलेगा ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट और कहीं नहीं है। यहाँ पे ए का सेकेंड तो है लेकिन बी का थर्ड दिया है, तो फोर्थ आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मुर्गियाँ डैश होती हैं और उनमें डैश निषेचन होता है। तो हमने पढ़ा था कि ओविपोरस और विविपोरस। ओविपोरस यानी कि अंडप्रजक और विविपोरस यानी कि जो सजीव प्रजक होते हैं, जैसे अंडप्रजक यानी जो अंडे देते हैं और विविपोरस जो कि बच्चे देते हैं, जिन्हें सजीव प्रजक भी बोलते हैं। ठीक, तो मुर्गियां क्या होती हैं? अंडप्रजक होती हैं। छिपकली हो गई, मुर्गियां हो गई और पक्षी हो गए, ये क्या होते हैं? अंडप्रजक होते हैं। और इनमें आंतरिक निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन और बाहरी निषेचन हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन में। तो बाहरी निषेचन फिश हो गए, फ्रॉग हो गए, स्टार फिश हो गए, इनमें होता है बाहरी निषेचन। और आंतरिक निषेचन मुर्गियां हो गई, बकरी हो गए, गाय हो गए, ह्यूमन्स हो गए, तो इनमें होता है आंतरिक निषेचन। तो उसका एग्जाम्पल आपको वहां पे मिलेगा। आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अच्छे से सारी चीजें पढ़ सकते हो, उससे आपका क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। जितना भी रिप्रोडक्शन से, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, सभी का क्वेश्चन आपको बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा? अंडप्रजक फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर क्वेश्चन का लेवल समझ में आ रहा है, क्वेश्चन अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समरूप जुड़वा का जन्म होता है, इसका करेक्ट। इसमें समरूप जुड़वा का अगर बात किया जाए तो यहाँ पे कंफ्यूजन ये बन जाती है कि जुड़वा की बात हो रही है तो 2 ओवम होंगे, ठीक है, 2 ओवम होंगे और दोनों से निषेचन होगा, तब जाकर के समरूप बनेंगे। लेकिन समरूप बनने का मतलब ये है कि एक ही जैसे होंगे, सारी चीजें एक ही जैसे होंगी। तो समरूप कहाँ, इसकी बात अगर आएगी तो हम वहां पे जाएंगे जहाँ पे सिर्फ एक एग की बात होगी। जैसे कि यहाँ पे फोर्थ में है, फोर्थ ऑप्शन दिया है एक अंडे के निषेचन से। यहाँ पे समरूप जुड़वा की बात हो रही है तो एक एग में फर्टिलाइजेशन तो होगा, लेकिन ये बाद में जब फ्रूट बनेगा तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और इससे 2 समरूप जुड़वा बन जाएंगे। ठीक, तो इसके लिए हम फोर्थ राइट आंसर मानेंगे और यही सही है कि एक अंडे से निषेचन होता है। यहाँ पे बाकी सारे ऑप्शन क्या है? रॉन्ग है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यक्ष एक पुष्प विहीन और बीज विहीन पौधा है जो जमीन पर उगता है। निम्न में से कौन सा एक्स हो सकता है? तो एक्स बताना है कि पुष्प विहीन और बीज विहीन हो, जिसमें पुष्प भी ना आता हो और बीज भी ना आता हो, वो कौन सा पेड़ होगा? चीड़ का तो नहीं, चीड़ में तो आता है। और शैवाल जो होते हैं ये तो पानी में भी आ जाते हैं। आर्किड ये भी नहीं। पराग जो होता है ये यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। पराग में न तो पुष्प होता है और न तो बीज होता है। आज के लिए रहने देते हैं। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा और क्वेश्चन का लेवल अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा चैनल को। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।